ये है दिव्य भूमि केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। हिमालय की गोद में स्थित ये मंदिर आत्मा को शांति और परम आनंद का अनुभव कराता है। हर श्वास में गूंजती है शिव की महिमा और हर दिशा में महसूस होती है उनकी उपस्थिति। तो आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ पवित्र धाम केदारनाथ की यात्रा पर, जहाँ आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है। तो चलिए मेरे साथ बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ नोएडा में और नोएडा से मैं जाने वाली हूँ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। आज है डे 1 और टाइम हुआ है 3:53। अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ नोएडा से देहरादून के लिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं देहरादून में स्टे करूँगी बिकॉज आज मुझे काफ़ी ज़्यादा नाइट में काफ़ी लेट हो जाएगा देहरादून पहुँचने में ही। सो वहाँ पर मेरी सिस्टर भी रहती हैं, तो मैं देहरादून स्टे करूँगी और कल को मॉर्निंग में 5 और 6 के बीच में मैं केदारनाथ धाम के लिए निकल जाऊंगी। वैसे अगर आपको दिल्ली से जाना है तो आप या तो हरिद्वार पहुंचे या फिर ऋषिकेश पहुंचे, वहां से डायरेक्ट ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए जाया जाता है। सो चलते हैं फिर बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। इस ट्रिप में मैं जाने वाली हूँ अपनी ही कार से। सो अगर आप भी वाया रोड अपनी व्हीकल से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसमें मैं आपको डिटेल में सभी रोड कंडीशंस और जो भी टाइमिंग मुझे लगेगा वहाँ तक पहुँचने में सब डिटेल में दिखाऊंगी। सो वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिल्ली से केदारनाथ धाम की डिस्टेंस है अप्रोक्स 500 किलोमीटर्स एंड ट्रिप प्लान करने से पहले मैंने वेदर कंडीशंस को चेक किया था, जिसमें रेन शो नहीं हो रही थी। अगर आप भी केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो करंट वेदर कंडीशन को ज़रूर चेक करें। वैसे वहाँ के वेदर का कंफर्म पता नहीं होता है क्योंकि वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। नोएडा से मैं जाने वाली हूँ वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से मुजफ्फरनगर और हरिद्वार होते हुए। आप भी सेम रूट ही फॉलो करेंगे टिल हरिद्वार, बिकॉज मेरा हरिद्वार से रूट देहरादून का हो जाएगा और आपका हरिद्वार से ऋषिकेश का। वैसे मैं आपको बता दूं तो केदारनाथ धाम की यात्रा का ये मेरा सेकंड ट्रिप है। फर्स्ट टाइम मैं गई थी आज से 4-5 साल पहले। सो डेफिनेटली तब से अब में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर हुए होंगे एंड सबसे मेन चेंज मेरे लिए इस ट्रिप में है कि मैं इस बार ट्रैक करके जाने वाली हूँ। अभी हमें बच चुके हैं 7 और हमने 130 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। और यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाती हूँ एक लोकेशन। यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। हम मोस्टली जब भी देहरादून जाते हैं या इधर उत्तराखंड की साइड जाते हैं तो हम यहीं पर रुकते हैं। सो आपको मैं आगे लोकेशन भी दिखाती हूँ। ये लोकेशन मुजफ्फरनगर के बिल्कुल पास पड़ती है। अगर आप भी हरिद्वार या उत्तराखंड के किसी ट्रिप पर जा रहे हैं दिल्ली से तो आप इस लोकेशन को ज़रूर ट्राई करें। यू विल लव इट। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और रेस्ट रूम्स भी अवेलेबल हैं। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के बाद अभी हम चल पड़े हैं अपनी ट्रिप पर आगे, बिकॉज़ ये काफ़ी लंबी ट्रिप होने वाली है। सो रुकते रुकाते ही चलना चाहिए जिससे हमें भी रेस्ट मिले और हमारी कार को भी रेस्ट मिल सके। वैसे देहरादून तक एवरेज 5 to 6 आवर लगते ही लगते हैं। बाकी आज देखते हैं हमें कितना टाइम लगने वाला है और चलते हैं फिर आगे। फाइनली आफ्टर 6 आवर्स मैं पहुंच चुकी हूँ देहरादून। अभी मुझे यहाँ तक पहुँचने में 6 घंटे तो लगे। वैसे रोड काफ़ी सही थी और अभी रात का टाइम था इसलिए ज़्यादा लगा, वरना 5 घंटे में देहरादून तक हम हमेशा पहुँच जाते हैं। अभी काफ़ी थक गए हैं। मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अभी हम डिनर करने के बाद थोड़ी सी चाय पी के और फिर जा रहे हैं सोने। और कल सुबह अब हम जाएंगे केदारनाथ के लिए। 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज है डे 2। टाइम हुआ है सुबह के 6:08। हम
केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। यहाँ से हम अभी ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग होकर केदारनाथ धाम के लिए जाएंगे। सो चलते हैं फिर आगे पहाड़ों की वादियों को एंजॉय करते हुए बाबा केदार के दर्शन करने। देहरादून या ऋषिकेश पहुंचने का मतलब है कि हाफ जर्नी हम कवर कर चुके हैं और इतना ही और ट्रैवल करना है अभी केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। एक्चुअली मैं इस ट्रिप के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी। अप्रोक्स 1 मंथ से मैं कार्डियो एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब कुछ कर रही थी ताकि मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड हो और मुझे ट्रैक पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और देखते हैं कि ट्रैक वाले दिन मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी अभी सब कुछ अच्छा है और काफ़ी प्यारा वेदर हो रहा है एंड सुबह का ये सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश से ऊपर और ऋषिकेश आने में हमें लगा कम से कम 1 घंटा। और यहाँ से ऊपर आने के बाद अभी बद्रीनाथ रोड से ये ऋषिकेश का बहुत ही प्यारा व्यू आप देख पा रहे होंगे। पहाड़ों में कहीं भी जाओ, सुबह का सनराइज़ और शाम का सनसेट बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये टाइम पर्सनली मेरे फेवरेट होते हैं। सेम मुझे फीलिंग आई यहाँ ऋषिकेश को देखते हुए और यहाँ से खूबसूरत सा सनराइज़ देखते हुए। और फिर हम निकल पड़े अपनी जर्नी पर आगे। रास्ते में कहीं कहीं ये बादल लगे हुए हैं और कहीं कहीं धूप दिखाई पड़ रही है, बट कुछ भी कहो व्यू तो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप भी केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम या चारों धामों में से किसी भी धाम में यात्रा करने का सोच रहे हैं तो ये अक्टूबर के स्टार्ट से लेकर अक्टूबर के एंड तक का टाइम काफ़ी सही होता है, क्योंकि इधर रश भी कम होता है और हैवी रेन वाली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंचने में मुझे लगे 2.5 घंटे और रास्ते में कहीं कहीं बादल भी थे, बट यहाँ आकर मौसम काफ़ी क्लियर है। वैसे देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पर भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहाँ से गंगा जी बनती है। फिर यहाँ से आगे प्लेन्स में ऋषिकेश में मिलती है। और अभी देखते हैं देवप्रयाग, फिर चलते हैं आगे। देवप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 संगम 5 प्रयागों में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है और आगे इसको गंगा जी के नाम से जाना जाता है। मैंने सोचा था देवप्रयाग में नदियों का संगम देखने के लिए मैं नीचे तक जाऊंगी, बट नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम था और कोई भी प्लेस मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जहाँ मैं अपनी कार पार्क कर सकूँ। वैसे देवप्रयाग तक रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बस कहीं कहीं 1-2 लैंडस्लाइड्स मुझे देखने के लिए मिली जो काफ़ी नॉर्मल थी। और देखते ही देखते मैं पहुंच गई श्रीनगर। ये श्रीनगर कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं बल्कि गढ़वाल वाला श्रीनगर है। ये वो जगह है जहां मैं 4-5 साल रह चुकी हूं और इस जगह को मैंने पर्सनली अच्छे से एक्सप्लोर किया है और शायद पहाड़ों के लिए मेरा प्यार भी यहीं से जगा है। और मैं अब पहुंच चुकी हूँ श्रीनगर। श्रीनगर देवप्रयाग से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये श्रीनगर सिटी है और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है गंगा दर्शन व्यू पॉइंट जो श्रीनगर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर साइड में ये जो गंगा नदी का व्यू है ये अलकनंदा रिवर है और ये जगह काफ़ी अच्छी है। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं तो मस्ट विजिट हेयर। श्रीनगर बीच में रास्ते में ही पड़ता है और आपको कहीं आसपास घूमना है तो आप गंगा दर्शन व्यू पॉइंट आ सकते हैं। सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट और सनराइज का व्यू भी आता है। मैं पर्सनली श्रीनगर में 4-5 साल रही हूँ और ये मेरा फेवरेट स्पॉट था। मैं शाम के टाइम, मॉर्निंग के टाइम या कई बार आई हूँ। सो आप
चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। श्रीनगर के आसपास काफ़ी सारे घूमने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो एटलीस्ट धारी देवी और गंगा दर्शन व्यू पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ श्रीनगर से आगे, और श्रीनगर से 13 किलोमीटर आगे ही पड़ता है धारी माता का एक टेम्पल, जो यहाँ का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। सो मेरा सबसे पहले प्लान है कि मैं धारी देवी के दर्शन करूंगी और उसके बाद ही केदारनाथ की यात्रा पर आगे बढ़ूंगी। धारी देवी मंदिर काली माता का मंदिर है और इस मंदिर में काली माँ के ऊपरी हिस्से की पूजा की जाती है। यहाँ पर माता की जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। सुबह को एक कन्या की तरह, दोपहर को एक यंग लेडी की तरह और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई पड़ती है। मैंने दर्शन कर लिए हैं धारी देवी टेम्पल में, धारी देवी के। अभी चलते हैं हम आगे। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज, बट बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हुए बिकॉज अंदर व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और प्रसाद भी अच्छे से चढ़ गया। अभी हम ऊपर पहुँचते हैं, फिर कुछ खाएंगे और फिर निकलते हैं केदारनाथ जी के लिए आगे। हमने खाना खा लिया है और आज हम सोनप्रयाग तक जाएंगे, और यहाँ तक हमें रोड की कंडीशन सब अच्छी मिली है। आगे देखते हैं कि कैसी रोड मिलती है। यहाँ से अभी 88 किलोमीटर है सोनप्रयाग, जो हम मैप पर देख पा रहे हैं। और जहाँ हमने खाना खाया था तो बता दूं कि वो धारी देवी से थोड़ा सा आगे था। हमने प्रॉपर लंच किया था, रोटी सब्जी वगैरह, और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इस रेस्टोरेंट में। आप वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं एंड ऑल। सो आप यहाँ पर अच्छे से अपना लंच कर सकते हैं। जब हम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं तो रुद्रप्रयाग तक तो रूट सेम ही रहता है, बट रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए अलग रूट जाता है और बद्रीनाथ के लिए रोड अलग हो जाती है। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि 2 रोड्स आ रही हैं। जो ऊपर वाली रोड है वो बद्रीनाथ के लिए जाती है और केदारनाथ धाम के लिए हम नीचे वाली रोड पर जाने वाले हैं। आपको दिखाई पड़ रहे हैं मकान वगैरह, ये सब रुद्रप्रयाग का एरिया है। बट हमें इससे दूसरी साइड आना होता है। रुद्रप्रयाग जो है बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है और रुद्रप्रयाग के अंदर नहीं जाना होता है केदारनाथ जाने के लिए। सो हम बाहर वाया रूट पर आए हैं और यहाँ पर आपको रिवर भी दिखाई पड़ रही होगी। रुद्रप्रयाग भी अलकनंदा नदी के 5 संगम 5 प्रयागों में से एक है और यहाँ पर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की डिस्टेंस रह जाती है 70 किलोमीटर, जिसको कंप्लीट करने में अभी अप्रोक्स 2.5 घंटे का टाइम और लगेगा। अगर रोड सेम रही तो हमें 30 किलोमीटर पर आवर का टाइम अभी तक लगता आया है और इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। बट अगर रोड की कंडीशन आगे ख़राब हुई तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। वैसे मैं पहले चोपता तक जा चुकी हूँ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, तो कुंड तक की रोड काफ़ी सही है और कुंड से आगे का मैं रोड के बारे में कह नहीं सकती। सो कुंड तक हम काफ़ी सही स्पीड में पहुँच जाएंगे, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड आप भी इजीली कुंड तक ड्राइव कर सकते हैं बिकॉज़ ये रोड काफ़ी चौड़ी है। इसमें ड्राइव करने में ऐसा एज सच कोई इशू नहीं है, आप इजीली इस पर ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पहाड़ों पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है तो आपको इस रोड पर ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो कुंड क्रॉस करने के बाद एक रूट जाता है चोपता के लिए, पर हमें जाना होता है गुप्त काशी वाले रोड पर। गुप्त काशी, फाटा और सोनप्रयाग इस तरह से ये तीनों पड़ते हैं और हमें सोनप्रयाग पहुंचना है, इसलिए गुप्त काशी की तरफ चलना होता है। यहाँ से रोड थोड़ी थोड़ी नैरो हो गई है, बट इतनी ज़्यादा कोई लैंडस्लाइड अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। हल्की फुल्की लैंडस्लाइड्स रास्ते में मिली हैं।
कुंड से गुप्त काशी सिर्फ 9 किलोमीटर था, बट हमें आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया क्योंकि ये रोड थोड़ी नैरो थी। और बता दूं तो आप गुप्त काशी में भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वाले होटल्स अवेलेबल हैं। बट हम सोनप्रयाग तक जाएंगे बिकॉज़ कल सुबह हमें ट्रैक स्टार्ट करना है और यहाँ से सुबह को निकल कर अगर आगे गए तो काफ़ी लेट हो जाएगा ट्रैक स्टार्ट करने में। सो अगर आपको मॉर्निंग ही ट्रैक स्टार्ट करना है तो आप गुप्त काशी ना रुकें, आप सोनप्रयाग पहुँचें तो बेस्ट रहेगा। और गुप्त काशी से आगे मिलते हैं ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, जिन्हें देखते देखते आपका रास्ता कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बट हाँ, ये रोड की कंडीशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सो ध्यान से चलें और सेफली ट्रैवल करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैक नहीं करेंगे, आपको हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम तक पहुंचना है, तो आप यहाँ फाटा में भी रुक सकते हैं। यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर डायरेक्ट केदारनाथ के लिए मिलते हैं और रिटर्न भी आपको यहाँ पर वो लेकर आते हैं। सो अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप फाटा तक आ जाएं, फाटा से आप डायरेक्ट केदारनाथ के लिए वाया हेलीकॉप्टर पहुँच सकते हैं। वैसे तो आसपास और भी हेलीपैड्स हैं एक दो, बट फाटा से जो हेलीकॉप्टर बुक करने का रेट है वो काफ़ी कम है। जितने में आप गौरीकुंड से घोड़ा बुक करते हैं केदारनाथ पहुंचने के लिए, लगभग उतना ही रेट यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर से पड़ता है वन साइड का। सो आप प्रेफर कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से जाना भी फाटा से, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया ताकि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकें और अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा को अच्छे से कर सकें। बट हाँ, ये रेट चेंज भी होता रहता है अकॉर्डिंग टू सीज़न। अगर आप जून में आएंगे तो ये रेट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और अगर आप इन दिनों में आएंगे तो ये रेट कम मिलेगा। इन दिनों में भी रश पर डिपेंड करता है, थोड़ा ऊपर नीचे रेट हो सकता है, फिक्स रेट नहीं है। सो आप जब आएँ तो रेट पता कर लें एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करें। गुप्त काशी से आगे रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स रास्ते में हैं और कहीं से कभी भी पत्थर आ सकता है। बहुत सेफली यहाँ पर चलना होता है और यहाँ की जो रोड है वो बिल्कुल मतलब कभी भी नीचे भी जा सकती है या ऊपर से पत्थर आ सकता है। सिर्फ वन करके ही यहाँ पर सवारियाँ निकल पा रही हैं और इसलिए सोनप्रयाग पहुँचने का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज़ डिस्टेंस तो कम है बट रोड की कंडीशन सही नहीं है इसलिए। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में एंट्री लेते ही यहाँ पर कार्स दिखनी स्टार्ट हो गई थी जो पार्कड थी। अभी आगे चलकर देखते हैं कि कितना आगे तक ये जाने देते हैं। वैसे मैंने सुना है कि सोनप्रयाग में कार्स की एंट्री नहीं है, अंदर सिर्फ कुछ लिमिट तक ही एंट्री है। और मैं पहुंच चुकी हूँ सोनप्रयाग फाइनली और मुझे यहाँ पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज़ जो कुंड है, कुंड से आगे की जो रोड थी वो थोड़ी ख़राब थी। काफ़ी जगह मुझे लैंडस्लाइड्स शो हुई और फिर काफ़ी स्लो कार आ पाई, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं यहाँ 5:30 बजे पहुँच गई थी वैसे, बट फिर कार को पार्क करना था एंड होटल सर्च करना था, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और अभी बज गए 8:30। हमने डिनर भी कर लिया है। यहाँ पर कार ना अंदर नहीं आती है, कार बाहर जो पार्किंग बनी हुई है 200 रुपीज़ 24 आवर के वो लेते हैं और वहीं पर कार पार्क होती है। वैसे हमने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करके होटल तक हम कार लाए थे ताकि अपना सामान ड्रॉप कर पाएँ और फिर वापस ले जाके हमने पार्किंग में खड़ी कर दी थी। अभी यहाँ से आगे सुबह चलेंगे और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी होटल की लोकेशन क्या है एंड रूम कैसा है। सामने दिख रहा है ये है चेक पॉइंट। यहीं पर जो है सुबह को हमारे जो बुकिंग हुई है, जो मतलब ऊपर जाने के लिए बुक करना होता है, तो वो यहाँ पर पास चेक होंगे और इसी के फ्रंट पर ये होटल है।
सैनी होटल के नाम से। और वो जो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ जहाँ लाइट्स जल रही है वहाँ पर कार पार्किंग है, वहाँ से आगे कोई कार नहीं आती है। पा रहे होंगे यहाँ जहाँ लाइट्स जल रही है वहाँ पर कार पार्किंग है, वहाँ से आगे कोई कार नहीं आती है। सो ये था मेरा रूम। इसके प्राइस मुझे पड़े हैं 1000 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, इसमें गीज़र भी प्रोवाइडेड है एंड अटैच वॉशरूम वगैरह सब फैसिलिटी हैं। और ये 3rd फ्लोर पर है, बस बहुत ऊंचाई पर है। और अभी चलते हैं, हम तो जा रहे हैं सोने क्योंकि सुबह को ट्रैक करना है सुबह से ही, और फिर कल आपको मिलेंगे हम ट्रैक पर। सो बाय बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय। इतनी लंबी लाइन है सुबह से ही, अभी तो 4 बजे है। आप सोच रहे होंगे कि सोनप्रयाग में ये लंबी सी लाइन है किस लिए। जैसा कि मैंने आपको रात ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन चेक कराने होंगे। सो मैंने जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उसको चेक कराने के बाद ही मैं सोनप्रयाग से आगे जा सकती हूँ, जहाँ से मुझे शेयर टैक्सी मिलेगी। अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो यहाँ मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग सकता था, बट यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था इसलिए मुझे सिर्फ 30 मिनट लगे हैं क्रॉस करने में इस लाइन को। और ये लोग रात के 2:30 बजे से और 3 बजे से लाइन में खड़े हैं। सो प्लीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा कर आएँ, वरना आपको यहाँ और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। आज है डे 3 और अभी मैं हूँ गौरीकुंड में। एक्चुअली सुबह सोनप्रयाग से निकलते टाइम काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाई। हम उठे थे सुबह 4 बजे और 5:15 बजे हम लाइन में लग गए थे रेडी वगैरह होकर, और फिर 15-20 मिनट हमें लाइन में लगे बिकॉज लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। लोग सुबह 4 बजे से पहले से ही लाइन में लगे हुए थे। फिर उसके बाद हमें आगे आने तक थोड़ा आधा घंटा और लगा, और यहाँ तक गौरीकुंड आने तक, क्योंकि शटल कैब भी आधा घंटे में गौरीकुंड पहुँचाती है। रास्ता काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला है इसलिए। तो अभी 6 बज चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत प्यारा व्यू अभी से आ रहा है, मौसम बहुत साफ़ है एंड बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको सामने। ये जो सामने देख पा रहे हैं लोग जा रहे हैं, यहाँ पर से ही ट्रैक स्टार्ट होता है और ये साइड में नदी बह रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए शेयरिंग कैब्स मिलती हैं, शटल कैब्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, जिसका किराया है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और ये गौरीकुंड तक छोड़ती हैं जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होना है। और ये मैं सुबह सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुकी हूँ, बट सुबह से ही इतनी ज़्यादा भीड़ है तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ ऊपर तक पहुँचने में मिलने वाली है। बाकी आगे देखते हैं कि कितना टाइम हमें मंदिर तक पहुँचने में लगेगा और कैसा रूट, कैसा ट्रैक, रास्ते में हमें कैसे कैसे व्यू देखने के लिए मिलेंगे, सब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तब भी आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। जहाँ घोड़े वाले मिलते हैं, जहाँ पर घोड़े खड़े रहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में 1 किलोमीटर चलना हो जाता है। और अगर आप पालकी से या पिट्ठू से जाने वाले हैं तो भी आपको 500 मीटर के आसपास चलना होता है। और घोड़े के रेट हैं अप्रॉक्स 3500 एंड पालकी और पिट्ठू डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, वेट के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। मिनिमम पिट्ठू वाले 5000 चार्ज करते हैं और पालकी वाले 8000, 10,000 इस तरह से चार्ज करते हैं। अभी हम
हम जंगल चट्टी से 2.5 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ तक आते आते हमें 1 घंटा 20 मिनट हो गया है अभी, और अभी तक हम जंगल चट्टी नहीं पहुँच पाए बिकॉज ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है एंड फिर रास्ते में घोड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा है जिनसे बचकर चलना होता है, वरना चोट वगैरह लग सकती है। अभी आगे तक देखते हैं कितना टाइम और लगता है। सो फाइनली हम पहुंच गए जंगल चट्टी और यहाँ अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। हमने ऑर्डर किए पराठे एंड दही और यहाँ पर तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अभी 9 बजने वाले हैं और हम मुश्किल से 5 किलोमीटर ही पहुँच पाए। जंगल चट्टी में रहने के भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें है GMVN जो गवर्नमेंट के स्टेज हैं, और साथ ही यहाँ पर खाने पीने की कुछ व्यवस्थाएं भी हैं। सो आप यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। केदारनाथ ट्रैक पर अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ ज़रूर कुछ चीज़ें लेकर आएँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। बट मेन चीज़ें मैं बता दूं तो वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर लाएं और कुछ चॉकलेट्स या कुछ खाने की चीज़ें अपने साथ लाएं। और हाँ, गर्म कपड़े और रेन कोट को अपने साथ लाना ना भूलें बिकॉज़ यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। अभी 10:30 बज चुके हैं और हमने हाफ रास्ता कवर कर लिया है। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास और जाना है। हम रामबाड़ा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ रास्ते काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रखे हैं इस टाइम लैंडस्लाइड की वजह से, बट व्यू और काफ़ी प्यारा यहाँ का मौसम हो रहा है। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आपको पुल भी दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पर हम रिवर के बिल्कुल पास खड़े हैं इस टाइम। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर की भी बहुत ज़रूरत होती है। खासकर मुझे तो बहुत ही ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैंने हर कदम पर हर हर महादेव बोला और मैं अपने कदम बढ़ाती गई। मेरे लिए ये ट्रैक काफ़ी हार्ड था बिकॉज़ मुझे हाई एल्टीट्यूड से थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम होती है, बट मैं फिर भी इस ट्रैक को रामबाड़ा तक इजीली कर पाई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट असली चढ़ाई रामबाड़ा के बाद की ही है। रामबाड़ा के बाद केदारनाथ तक ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है और जगह जगह लैंडस्लाइड्स होने की वजह से काफ़ी खतरनाक भी बना हुआ है। और रामबाड़ा से आगे बढ़ने पर थोड़ी दूर चलने पर मेरी हालत भी डाउन होने लगी क्योंकि यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और सांस की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी होने लगती है। केदारनाथ ट्रैक पर खूबसूरत व्यू तो आते हैं पर सबसे बड़ा टास्क है अपने आप को घोड़ों से बचाना, क्योंकि घोड़े आपको कहीं भी गिरा सकते हैं और अगर आप खाई की साइड रहेंगे तो आपको धक्का भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि आप पहाड़ की साइड ही चढ़ाई करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा दिक्कत होते हुए घोड़ों की वजह से। सो अगर आप भी केदारनाथ ट्रैक को पैदल करने वाले हैं तो ध्यान रखें अपना और सेफली ट्रैक करें और सेफली अपना यात्रा को कंप्लीट करें। अभी केदारनाथ बचा है 5 किलोमीटर और हमारी हालत हुई है ख़राब। अभी देखते हैं तो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं 5 किलोमीटर चढ़ने में। ऊपर से एल्टीट्यूड हाई होता जाएगा और चढ़ाई, यहाँ की चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा खड़ी है एकदम से। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं लिंचोली तक फिर भी काफ़ी इजीली पहुंच गई। रामबाड़ा के बाद थोड़ी दिक्कत तो हुई बट लिंचोली फिर भी हम सही टाइम पर पहुंच गए। बट यहाँ से मौसम ख़राब होने लगा और रास्ते में बारिश होने लगी। और अभी बहुत सारे बादल आ गए और बारिश होने लगी अचानक से। काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। हम तो यहाँ किसी के कैंप में बैठ गए चेयर पर क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर और है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर इतने घंटों में खींच पा रहे हैं कि कुछ मत पूछो। और ये
लास्ट के बचे हुए 5 किलोमीटर तो पता नहीं मैं कैसे ही क्रॉस करने वाली थी। बस हर हर महादेव बोलते हुए मैं अपना हर कदम बढ़ाती गई और आगे बढ़ती गई। लास्ट के इन 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चलने में भी मुझे 1 घंटे का टाइम लग रहा था। चार किलोमीटर खत्म ही नहीं होना है, कब से चल रहे हैं। जाऊँ यहाँ से ट्रैक है 4 किलोमीटर, बट ये 4 किलोमीटर पिछले 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो अगर आप ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोच के आइए, बिकॉज ये बहुत ही हार्ड ट्रैक है, इसे आसानी में मत लेना। पिछले कई घंटों से हमसे 4 किलोमीटर ही कवर नहीं हो रहे हैं और मौसम भी बार बार बदल रहा है, तो बारिश भी आ गई, मैंने रेनकोट भी पहन लिया। और कुछ ही टाइम में बादल हटे और ये खूबसूरत सा व्यू दिखाई पड़ा, जिसको देखकर मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि फाइनली मैं पहुंच ही चुकी थी बाबा केदारनाथ के मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। जी हाँ, मैं पहुंच चुकी हूँ केदारनाथ टेम्पल में और मैंने दर्शन भी कर लिए हैं। मैं सुबह 3 बजे उठने के बाद 4 बजे से लाइन में लग गई थी, बट 8 बजे के करीब मेरे दर्शन हो पाए हैं। बिकॉज आप देख पा रहे हो पीछे बहुत ही ज़्यादा रश है, आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले थोड़ी कम थी, बट अब भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा क्लियर हो गया है एंड बादल वगैरह भी नहीं है, पूरा साफ मौसम है एंड बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे दर्शन करके, अच्छे से दर्शन भी हो गए और प्रसाद भी चढ़ गया। और अभी हम जाने वाले हैं वापस नीचे। मैं ट्रैक करके आई थी, जैसा कि आपको पता ही है, और ट्रैक करके ही हम वापस भी जाएंगे। मंदिर के पीछे ये जो सामने बड़ी सी शिला दिखाई पड़ रही है, ये है भीम शिला। इसी की वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था 2013 में आने वाली बाढ़ में, और मंदिर सुरक्षित बचा रहा। और मैं बता दूं कि रात मेरी हालत सही नहीं थी यहाँ पहुँचने के बाद, इस वजह से मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। और जो मैंने रूम लिया था वो मंदिर के पास ही एक होटल में था, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम मुझे मिला। 3500 का रूम मिला फॉर 1 नाइट फॉर 2 पीपल, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था रूम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा कि सुबह मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी, बिकॉज़ रात मेरा कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा था, सो मैं कुछ भी कैप्चर ज़्यादा नहीं कर पाई थी। बट सबसे मेन था कि हमने ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन कर लिए हैं। टेम्पल के कपाट सुबह 5:30 बजे खुलते हैं, बट लाइन सुबह के 2 और 3 बजे से ही लगने लगती हैं। और अभी हम निकल चुके हैं वापस सोनप्रयाग के लिए, फिर वहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बद्रीनाथ के लिए चलेंगे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।